हेलो फ्रेंड्स, हम लोग 10th क्लास की हिस्ट्री SCERT बुक से देख रहे थे। 4 चैप्टर तक कंप्लीट करवा दिया गया है। ये 5वां चैप्टर है। इसका भी तीन वीडियो अपलोड कर दिया गया है और आज हम लोग चौथा पार्ट देख रहे हैं। तो आज हम लोगों को क्या पढ़ना था? भारत में फैक्ट्रियों की स्थापना, ये सब हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। आज देखेंगे औद्योगिकरण के कारण औद्योगिकरण का परिणाम। औद्योगिकरण पिछले क्लास में देखे थे, अब देखते हैं कि औद्योगिकरण का परिणाम क्या रहा। परिणाम देखिए, यहाँ कुछ बॉक्स में दिया हुआ है। नगरों का विकास, कुटीर उद्योगों का पतन, साम्राज्यवाद का विकास, समाज में वर्ग विभाजन एवं बुर्जुआ वर्ग का उदय, फैक्ट्री मजदूर वर्ग का जन्म, स्लम पद्धति की शुरुआत। तो क्या क्या शुरू हुआ? नगरों का विकास हुआ, ठीक है। कुटीर उद्योग देखे थे कि ख़त्म हो रहा था क्योंकि मशीन से बनने लगा। साम्राज्यवाद का विकास हुआ, ठीक है, कि साम्राज्यवाद का विकास का मतलब है कि अपने साम्राज्य को बढ़ाना। साम्राज्यवादी का विकास का मतलब होता है कि अपना जो एरिया है हमारे देश का, उसको और ज़्यादा बढ़ाना, ताकि वहाँ के संसाधन भी हम उपयोग कर सकें, वहाँ पर बना बनाया माल भी बेच सकें। समाज में वर्ग विभाजन और बुर्जुआ वर्ग का उदय। बुर्जुआ मतलब होता है मध्यम वर्ग का उदय हुआ ना। फैक्ट्री मजदूर का वर्ग का जन्म होना, यानी फैक्ट्री में मजदूर लोग जो कुटीर उद्योग के लोग थे, जो अब बेरोजगार हो गए थे, वो सारे लोग फैक्ट्री में जाके काम कर रहे थे, तो फैक्ट्री मजदूर वर्ग का उदय हुआ। स्लम पद्धति की शुरुआत, ठीक है। अब देखते हैं औद्योगिकरण का परिणाम। सन 1850 से 1950 के बीच भारत में वस्त्र उद्योग, लोहा उद्योग, सीमेंट उद्योग, कोयला उद्योग जैसे कई उद्योगों का विकास हुआ। जमशेदपुर, सिंदरी, धनबाद या डालमिया नगर आदि नए व्यापक नगर तत्कालीन बिहार राज्य में कायम हुई। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के कायम हो जाने से प्राचीन गृह उद्योग का पतन हो गया। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के कायम हो जाने से प्राचीन गृह उद्योग का पतन हो गया, यानी कि बड़ा फैक्ट्री बन जाने के कारण कुटीर उद्योग खत्म हो गया। हाथ से तैयार किया हुआ माल महंगा पड़ने लगा, उसकी बिक्री खत्म होने लगी। नतीजा यह हुआ कि प्राचीन उद्योगों का लोप होने लगा। आज़ाद भारत में इन कलाकृतियों को पुनः प्रचलित करने के प्रयत्न किए जा रहे थे, जिसके मुख्य केंद्र आगरा, बनारस, अहमदाबाद, सूरत, राजपूताना आदि के कुछ शहर हैं। तो जब यह तैयार मतलब कि मशीनों से माल तैयार होने लगा, तो क्या हुआ कि जो गृह उद्योग था वह ख़त्म होने लगा। हथकरघा उद्योग, यह सब मतलब जो मैनुअल तरीके से जो काम होता तो उसको सीधा उस पर प्रभाव पड़ा, वह ख़त्म हो गया। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में हाथ के करघे से काम करने वाले पुराने बुनकरों की तबाही के साथ साथ नई मशीनों का आविष्कार हुआ। पुराने बुनकर ख़त्म, नए मशीन आ गए, मशीनों का आविष्कार। लेकिन भारत में लाखों शिल्पियों एवं कारीगरों की तबाही के साथ साथ विकल्प के रूप में उस स्तर के किसी नए उद्योग का विकास नहीं हुआ। लेकिन वहाँ पर तो क्या हो रहा था कि अगर बुनकर तबाह हो रहे थे तो औद्योगिकरण हो रहा था, उद्योग लग रहा था, तो वहाँ पर जा के लोग काम कर रहे थे मजदूर बन के। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, एक तो से यहाँ के शिल्पी और कारीगरों का तबाही तो हुआ ही, साथ के साथ यहाँ पर कोई नया उद्योग विकसित नहीं हुआ। ढाका, मुर्शिदाबाद, सूरत आदि पर औद्योगिकरण का बुरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि इस एरिया में सबसे ज़्यादा लोग एक्टिव थे हथकरघा मतलब हाथ से बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर औद्योगिकरण का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि सारा जितना भी बुनकर था, हाथ से जो लोग बनाते थे, वो सब लोग तबाह हो गए। उनको अब कुछ नहीं मिल रहा था। उनके शिल्पी एवं कारीगरों ने खेती को अपनी आजीविका का सहारा बनाया। वहाँ के जितने भी शिल्पी और कारीगर थे, वो क्या करने लगे, अब उनके पास मजदूरी भी वह नहीं कर सकते थे, उनके पास उद्योग ही नहीं था, तो वह क्या करना शुरू किए, वह खेती करना शुरू किए। इस प्रकार भारत में जो कृषि एवं उद्योग का संतुलन था वह नष्ट हो गया। यानी कि अब क्या हुआ, अब कृषि में ज़्यादा लोग घुसने लगे। अब कृषि और उद्योग का संतुलन बिगड़ गया, उद्योग तो ख़त्म ही हो गया, तो कृषि में ज़्यादा लोग घुसना शुरू कर दिए। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर उत्पादन होना शुरू हुआ, जिसकी खपत के लिए यूरोप में उपनिवेशों की होड़ शुरू हो गई और आगे चलकर इस उपनिवेशवाद ने साम्राज्यवाद का रूप ले लिया।
अब धीरे जैसे जैसे वहाँ पर औद्योगिकरण बढ़ने लगा, उत्पादन बड़े पैमाने पर हो रहा था, खपत करने के लिए उनको नया जगह चाहिए था, इसलिए उपनिवेश बनाया जाने लगा। उपनिवेशवाद का होड़ शुरू हो गया और धीरे धीरे यह होड़ इतना ज़्यादा हुआ कि यह साम्राज्यवाद का रूप ले लिया। उपनिवेशवाद में जहां एक तरफ तकनीक रूप से कमज़ोर देश पर आर्थिक नियंत्रण स्थापित किया जा रहा था, वहीं साम्राज्यवाद में आर्थिक और राजनीतिक दोनों तरह के नियंत्रण स्थापित हो जा रहे थे। तो उपनिवेशवाद में था क्या, जो भी कमज़ोर देश था, तकनीकी रूप में या आर्थिक रूप में किसी भी तरीके से वह कमज़ोर था, उस पर नियंत्रण स्थापित किया गया, ठीक है, और उसके आर्थिक, राजनीतिक सभी तरह की चीज़ों पर कंट्रोल किया गया। जिस तरह के यहाँ पर आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए, धीरे धीरे राजनीति में भी घुसने लगे, वहाँ पर भी उनका नियंत्रण होने लगा। औद्योगिकरण के फलस्वरूप ब्रिटिश सहयोग से भारत के उद्योग में पूंजी लगने वाले उद्योगपति पूंजीपति बन गए। अब औद्योगिकरण के फलस्वरूप क्या हुआ, ब्रिटिश सहयोग से जो भी भारत में उद्योग बन रहा था, मतलब ब्रिटिश के सहयोग से, तो ब्रिटिश के सहयोग का मतलब क्या हुआ, ब्रिटिशर्स लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पूंजी देंगे, तो वह जो थे वह उद्योगपति पूंजीपति बन गए। अब उनके अतः समाज में 3 वर्गों का उदय हुआ, पूंजीपति वर्ग, बुर्जुआ वर्ग मतलब मध्यम वर्ग, एवं मजदूर वर्ग। 3 तरह के लोग हो गए। एक तो थे जो पूंजीपति थे, ठीक है, दूसरा मध्यम वर्ग था और तीसरा मजदूर वर्ग था। आगे चलकर यही बुर्जुआ वर्ग भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में अंग्रेजों की औपनिवेशिक एवं शोषण की नीति के खिलाफ सक्रिय भूमिका निभाए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर जगह मध्यम वर्ग जो है वही सबसे ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि और वही आंदोलन कर भी सकता है, क्योंकि जो मजदूर वर्ग है तो उसको खाना पीना ही ठीक से नहीं मिल पा रहा है, तो वह लड़ाई क्या करेगा। तो मध्यम वर्ग ऐसा होता है जो कि शोषित हो तो रहा है, लेकिन साथ साथ उसके पास थोड़ा संसाधन है, पैसा है थोड़ा, तो वह लड़ाई कर सकता है। मजदूर वर्ग लड़ाई भी नहीं कर सकता, क्योंकि वह खाने जुटाने में ही लग जाता है। आगे देखते हैं औद्योगिकरण ने एक नए तरह के मजदूर वर्ग को जन्म दिया। यद्यपि भारत में मजदूर 1850 से पहले चाय, कॉफ़ी, रबड़ आदि के बागानों में काम करते थे, लेकिन अब भारत में विभिन्न उद्योग लगे तो फैक्ट्री मजदूर वर्ग का जन्म हुआ। तो पहले किस तरह का मजदूर होता था 1850 के पहले, चाय, कॉफ़ी, रबड़ इस तरह के बागानों में जो काम करते थे उनको मजदूर कहते थे। अब फैक्ट्री उद्योग वर्ग एक जन्म लिया, जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उसको फैक्ट्री मजदूर वर्ग कहेंगे, जिनका जीवन स्तर काफ़ी निम्न होता था और जिनका शोषण उद्योगपतियों के द्वारा किया जाता था। तो उद्योगपति उनका बहुत शोषण करते थे, मुनाफा कमाने के लिए उनको बहुत कम पैसे में बहुत ज़्यादा देर तक काम करवाना, तो उनका बहुत ज़्यादा ही शोषण होता था उद्योगपतियों द्वारा। औद्योगिकरण ने स्लम पद्धति की शुरुआत की। तो इस तरीके से क्या हुआ, एक स्लम पद्धति का शुरुआत हुआ। स्लम मतलब क्या होता है, बहुत ही गरीब लोग, मतलब एकदम उनके जीविकोपार्जन के लिए छोटा, मतलब बहुत ही खराब दयनीय हालत। मजदूर शहर में छोटे छोटे घरों में, जहाँ किसी तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, वहाँ किसी तरह लोग मजदूर शहर में रह रहे हैं, छोटे छोटे घरों में, एक ही घर में 4-5 लोग 10 लोग किसी तरह रह रहे हैं, कोई रहने का सुविधा नहीं, नालियाँ अच्छी नहीं, मतलब बहुत ही ख़राब जगह पे वो रह रहे हैं। आगे चलकर उत्पादन के उचित वितरण के लिए आंदोलन शुरू किए गए। चूँकि पूंजीपतियों द्वारा उनका बुरी तरह शोषण किया जाता था, इसलिए उन्होंने अपना संगठन बनाकर पूंजीपतियों के खिलाफ वर्ग संघर्ष शुरू किया। तो इतना प्रताड़ित होने के बाद जाहिर सी बात है कि लोग क्या करेंगे, इस शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाएंगे। मजदूरों की आजीविका देखते हैं अब हम लोग। औद्योगिकरण ने नई फैक्ट्री प्रणाली को जन्म दिया, जिससे गृह उद्योग के मालिक अब मजदूर बन गए। जितना भी गृह उद्योग जो लोग खोल कर रखा था, हस्तशिल्प करने वाला, मतलब हस्तशिल्प से काम चलाने वाला कारीगर, जितना भी शिल्पी जितना भी थे, वह सब लोग अब क्या हुआ, कुटीर उद्योग खत्म हुआ, गृह उद्योग खत्म हुआ, अब वह मजदूर बन गए। जिनकी आजीविका बड़े बड़े उद्योगपतियों द्वारा प्राप्त वेतन पर निर्भर करता था। अब बड़े बड़े उद्योग जितना उनको वेतन देंगे उन्हीं पर उनको जीवन निर्वाह करना था। औरतों एवं बच्चों से भी 16 से 18 घंटे काम लिए जाते थे। 16 से 18 घंटे, समझ में आ रहा है आपको। उस समय इंग्लैंड में कानून मिल मालिकों के पक्ष में था। इंग्लैंड में क्या था, इंग्लैंड को तो मुनाफा चाहिए किसी भी हालत में, तो मिल मालिकों के पक्ष में ही वह कानून भी बनाते थे। मजदूरों की लाचारी यह थी कि वे अपने गृह उद्योग की तरफ लौट नहीं सकते थे, क्योंकि कल पुर्जे एवं मशीन के आगे साधारण गृह उद्योग फिर से विकसित होना असंभव था।
फिर से अब वो फल फूल नहीं सकता था, उनका गृह उद्योग चलेगा ही नहीं मशीनों के आगे। अतः इन मजदूरों के मन में उत्तरोत्तर यह भावना दृढ़ होती गई कि ये नए कारखाने उनके प्रबल शत्रु हैं। उनको यह समझ में आने लगा कि ये जो औद्योगिकरण हो रहा है, नया मशीन लग रहा है, ये कारखाने जो बन रहे हैं, उद्योग जो बन रहे हैं, यही इनका सबसे बड़ा शत्रु है। चूँकि इन्हीं कारखानों ने उन्हें बेरोजगार कर दिया। जिन कारीगरों को नौकरी फैक्ट्रियों में मिल भी गई, उनका जीवन कष्टमयी था। कुछ लोगों को काम नहीं मिला और कुछ लोगों को जिनको मिल गया उनका जीवन इतना कष्टमयी था कि वह विद्रोह के लिए आगे बढ़ने लगे। अतः इन मजदूरों एवं बेरोजगार कारीगरों ने झुंड बनाकर घूमना शुरू किया और मशीनों को तोड़ने लग गए। वह मशीनों को तोड़ना शुरू कर दिए। यूरोप में ऊन काटने वाली महिलाओं ने भी मशीनों पर प्रहार किया। कई जगहों पर मशीनों को चौराहे पर लगाकर उनमें आग लगा दी गई। तो इस तरह यह तरीका था जिस विरोध जताने का। औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को इस तरह नष्ट भ्रष्ट कर दिया था कि उनके पास दैनिक उपभोग के पदार्थ को खरीदने के लिए भी धन नहीं था। मतलब एक जो चावल गेहूँ ये सब होता वो सब खरीदने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं था। अतः मजदूरों ने आंदोलन का रुख ले लिया। अब इसके बाद होना क्या था, जब भूखों मरेंगे तो आंदोलन ही करेंगे। 1930 से 48 के मध्य मजदूर संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए लंदन में आंदोलन किया। यद्यपि 1930 से 1948 तक के मध्य मजदूर संगठित होकर अधिकारों के लिए लंदन में आंदोलन किया। यद्यपि 1832 ईस्वी में सुधार अधिनियम पारित हुआ। अंत में मतलब कि बीच में एक हुआ था कि 1832 में सुधार अधिनियम पारित हुआ था, लेकिन श्रमिकों को इससे कोई लाभ नहीं हुआ। यहाँ तक कि उन्हें मतदान का भी अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। तो इतना ऐसा सुधार अधिनियम लाने का क्या फ़ायदा जब उनको मतदान का भी अधिकार प्राप्त नहीं था। अतः लंदन श्रमिक संघ, लंदन वर्किंग मेंस एसोसिएशन के नेतृत्व में सन 1838 में मजदूरों ने चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत की। याद रखिएगा, चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ? 1838 में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन को मजदूरों का पहला संगठित आंदोलन कहा जा सकता है। इस आंदोलन को मजदूरों का पहला संगठित आंदोलन कहा जा सकता है। कौन सा आंदोलन? चार्टिस्ट आंदोलन। कब हुआ? 1838 में हुआ। उस काल में यद्यपि इस आंदोलन को सफलता नहीं मिली, परंतु आगे चलकर इसे इतनी अधिक लोकप्रियता हासिल हुई कि स्वयं संसद के सदस्य को मजदूरों की मांगों की पूर्ति के लिए प्रयास करने पड़े। तो शुरुआत में देखिए, अगर कोई काम शुरू होता है, ज़रूरी नहीं कि उसमें सफलता मिले, लेकिन वह आगे के बहुत सारे काम में उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। उसी तरह जो चार्टिस्ट आंदोलन था उसको सफलता तो नहीं मिली, लेकिन आगे चलकर यह इतना लोकप्रिय हो गया कि संसद के जो सदस्य थे उनको भी मजदूरों की मांग को पूर्ति करने के लिए प्रयास करना पड़ा। सन 1918 में लंदन के सभी स्त्री पुरुष जो वयस्क थे को मताधिकार प्रदान किया गया। हाँ, 1918 में क्या हुआ? इंग्लैंड के सभी स्त्री पुरुष जो भी वयस्क थे उनको मताधिकार प्रदान किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वहाँ मजदूर दल की सरकार बनी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वहाँ क्या हुआ? मजदूर दल की सरकार बनी, जिसने उनके हितों की रक्षा करनी शुरू कर दी। तो जब उनको राजनीति में अधिकार मिलेगा तो वहाँ के लोगों की रक्षा हो पाएगी, मजदूरों की रक्षा हो पाएगी। भारत में 1850 ईस्वी के बाद क्या काल भारतीय श्रमिक वर्ग का आरंभिक काल था। भारत में उद्योगों की स्थापना से मजदूरों की संख्या में वृद्धि हुई। तो जैसे जैसे भारत में उद्योग बनना शुरू हुआ, धीरे धीरे श्रमिक या मजदूरों की संख्या में भी वृद्धि होने लगी। आगे चलकर भारतीय श्रमिक वर्ग को कम मजदूरी, लंबे कार्य घंटे, मील में अस्वस्थ वातावरण, बच्चों से काम लेना तथा महिलाओं को न्यूनतम मजदूरी नहीं देना, साथ ही सामान्य सुविधाओं को भी उपलब्ध नहीं कराने की समस्या झेलना पड़ता था। तो यहाँ धीरे धीरे जैसे जैसे मजदूरों की संख्या की वृद्धि हुई, लेकिन यहाँ पर मजदूरों को बहुत कम वेतन, बहुत देर तक काम करवाना, बहुत ही ख़राब वातावरण में काम करना, बच्चों से भी काम करवाना, महिलाओं को ठीक से मजदूरी नहीं देना, जो भी न्यूनतम निर्वाह करने के लिए जो मजदूरी होना चाहिए वह भी नहीं देना।
सामान्य जो सुविधा होना चाहिए वह सब भी नहीं मिल पा रहा था और बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ रही थी। इसके अतिरिक्त शासन के उत्पीड़न से भारतीय मजदूर को क्षोभ उत्पन्न होने लगा। तो यहाँ पर भी शासन का जो उत्पीड़न रहा उसके कारण लोगों में बहुत असंतोष उत्पन्न हुआ। अतः उन्हें मिल मालिकों एवं औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ आंदोलन की योजना बनानी शुरू कर दी। अब उन्होंने भी क्या किया, यहाँ पर औपनिवेशिक शोषण और मालिकों के खिलाफ जो शोषण हो रहा था मालिकों के तरफ से, उनके खिलाफ वो आंदोलन करने की योजना बनानी शुरू कर दी। इस कार्य में लंकाशायर में कपड़ा मिल के मालिकों ने भारतीय मजदूरों का साथ दिया। तो वहाँ जो लंकाशायर, हम लोग अभी कुछ देर पहले पिछले पार्ट में हम लोग देखे होंगे लंकाशायर और मैनचेस्टर, ये दोनों जानते थे। तो वहाँ लंकाशायर के जो कपड़ा मिल मालिक थे, कपड़ा मिल मालिकों ने भारतीय मजदूरों का साथ दिया। तो वहाँ का जो कपड़ा मिल मालिक था उन लोगों ने भारतीय मजदूरों का साथ दिया और उनकी स्थिति में सुधार की मांग ब्रिटिश सरकार से की। चूँकि उन्हें डर था कि सस्ती मजदूरी होने के कारण भारत का उद्योग उनका प्रतिद्वंदी बन जाएगा, तो वह इसलिए इन लंकाशायर के कपड़ा मिल मालिक जो थे वह इसीलिए साथ दे रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर यहाँ पर मतलब भारत में अगर श्रमिकों को बहुत कम मजदूरी में काम करवाया जाएगा तो वहाँ का जो कपड़ा होगा वो बहुत सस्ते में उपलब्ध होगा, और सस्ते में उपलब्ध होने के कारण यहाँ का कपड़ा यानी ब्रिटेन का कपड़ा जो होगा वहाँ पर चल नहीं पाएगा। उनको इस बात का डर था, इसलिए वह इन मजदूरों का साथ दिए और ब्रिटिश सरकार से सुधार की मांग की। चूँकि उन्हें डर था कि सस्ती मजदूरी होने के कारण भारत का उद्योग उनका प्रतिद्वंदी न बन जाए। ठीक है, भारत का उद्योग जो है वो उनका प्रतिद्वंदी न बन जाए। सन 1875 में उनकी मांगों के आधार पर एक आयोग नियुक्त हुआ, जिसके प्रतिवेदन के आधार पर सन 1881 में पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ। 1881 में क्या हुआ, पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ। लॉर्ड रिपन का काल था शायद, तो लॉर्ड रिपन के काल में फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ। अब देखते हैं कि फैक्ट्री एक्ट में क्या हुआ। इसके द्वारा 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में कार्य करने पर प्रतिबंध लगाया गया। जो भी 7 वर्ष के नीचे के बच्चे हैं उनको कारखानों में काम करने से प्रतिबंधित किया गया, और 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों का काम का घंटा तय कर दिया गया तथा महिलाओं के भी काम के घंटे और तथा मजदूरी निश्चित कर दी गई। तो 7 साल से बच्चे, जो भी 7 साल से कम के बच्चे हैं उनको कारखाने में कार्य नहीं करेंगे, और 12 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के काम के घंटे, मतलब 7 से 12 तक के बच्चे जितने भी हैं उनके लिए काम के घंटे तय किए गए। महिलाओं के लिए भी कितना देर वह काम करेंगे और कितना मजदूरी होगा वह भी निश्चित किया गया। फिर भी मजदूरों का असंतोष तब दिखाई पड़ा जब 1882 और 1890 के बीच मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में 25 हड़तालें दर्ज की गई। यानी 1882 से 90 तक, यानी इन 8 सालों के बीच मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में 25 हड़तालें दर्ज की गई। ये मज़दूर असंगठित थे, ये मज़दूर उतना संगठित नहीं थे, लेकिन जो गांव से आए थे और कुछ समय तक उद्योग में लगकर अपनी स्थिति में सुधार लाना चाहते थे। ये लोग गांव से आए थे कि हम लोग गांव का तो मेरा उद्योग ख़त्म हो गया, तो यहाँ पर आके हम अपनी स्थिति सुधार लेंगे। सुधार नहीं आने की स्थिति में ये कारखाना छोड़कर वापस लौट जाते थे। अब जब यहाँ पर भी ख़राब ही स्थिति है तो यहाँ पर रह के क्या करेंगे शहर में, वह फिर से वापस लौट जाते थे। धीरे धीरे ये असंगठित मजदूर राष्ट्रीय स्तर पर अपना संगठन बनाना शुरू कर दिया। तो यह असंगठित था, अब धीरे धीरे वह संगठित होना शुरू कर दिए। 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना हो गई और लाला लाजपत राय उसके प्रधान बनाए गए। तो 31 अक्टूबर 1920 को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई, लाला लाजपत राय उसके प्रधान थे। ठीक है, सन 1920 में ही अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ ILO के गठन से श्रमिकों की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय भूमिका मिली। तो सन 1920 में ही अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का भी गठन हो गया। आगे देखते हैं, सन 1926 में मजदूर संघ अधिनियम ट्रेड यूनियन एक्ट पारित हुआ, जिसके द्वारा पंजीकृत मजदूर संघों को मान्यता प्रदान की गई। सन 1929 में घोर मंदी में हड़तालों द्वारा न तो मजदूरी
को ही गिरने से रोका जा सका और न ही श्रमिकों को छंटनी से रोका जा सका। तो जब 1929 में जब आपको पता है कि विश्व आर्थिक मंदी पड़ गया था, तो उसमें मजदूरी भी गिरा, मतलब कि मजदूरों को कम वेतन मिला और श्रमिक को भी छांटा गया कि भाई जब उत्पादन ही मतलब उत्पादन ही नहीं, मेरा बिक्री ही नहीं हो रहा तो उत्पादन ही नहीं करेंगे, और उत्पादन नहीं करेंगे तो श्रमिकों को हटाना पड़ेगा, इतना ज़्यादा मजदूर रख के हम क्या करें। इस काल में मजदूर संघों में फूट पड़ने लगी। इसी समय भारत में राष्ट्रीय आंदोलन जोर पर था। इस समय आपको पता है राष्ट्रीय आंदोलन जोर पर था, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, मतलब शुरू होने वाला था। साम्यवाद की लहर रूस से भारत की तरफ आ गई थी। तो साम्यवाद का भी लहर इधर आने लगा था। पिछले ये जो भारत में राष्ट्रवाद जो हम लोग चैप्टर पढ़े थे उसमें हम लोग ये सब देखे थे कि वामपंथी लोग मतलब संगठित होने लगे थे। राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी सक्रिय भूमिका शुरुआत हो गई थी। जो यह साम्यवादी लोग या वामपंथी लोग, उनका राष्ट्रीय आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका की शुरुआत हो गई थी। मजदूर वर्ग के लोग उनके साथ राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गए। तो मजदूर वर्ग जितना भी था वह साम्यवादी राष्ट्रीय आंदोलन जो कर रहे थे उनके साथ वह जुड़ गए, क्योंकि साम्यवादी मजदूर वर्ग की स्वतंत्र राजनीतिक भूमिका पर बल दे रहे थे। यह साम्यवादी था क्या? मजदूरों के लिए ही था, इसलिए वो उनके साथ जुड़ गए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बम्बई, कानपुर, कलकत्ता, डिगबोई, झरिया, जमशेदपुर और धनबाद में मजदूरों ने महंगाई भत्ते को लेकर हड़ताल किया। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ? कहाँ पर? बम्बई, कानपुर, कलकत्ता, डिगबोई, झरिया, जमशेदपुर और धनबाद में मजदूरों ने महंगाई भत्ते को लेकर हड़ताल किया। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध आया, वहाँ पर महंगाई बढ़ने लगा होगा, क्योंकि प्रोडक्शन कम हो गया होगा, चीज़ें महंगी हो गई होगी, और उस समय महंगाई भत्ते को लेकर लोगों ने हड़ताल किया। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में इन मजदूरों ने अपने मिल मालिकों के खिलाफ आंदोलन करते हुए औपनिवेशिक शासन का विरोध किया। तो क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो वहाँ पर मजदूरों ने भी मिल मालिकों के खिलाफ आंदोलन किया और औपनिवेशिक शासन का विरोध किया। इससे राष्ट्रीय आंदोलन को बल मिला। तो इसमें मजदूर भी आ गए, तो अब राष्ट्रीय आंदोलन को बहुत बल मिला। लगभग सभी जगहों के मजदूर दलों ने औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों की आर्थिक मांगों को औपनिवेशिक विरोधी संघर्ष के साथ जोड़ने की कोशिश की। मतलब कि यह जो उन लोगों की हालत थी, मजदूरों की जो हालत थी, वह किसी न किसी तरीके से वह उपनिवेशवाद के साथ जोड़ रहे थे, और इसलिए वह उपनिवेशवाद को ख़त्म करना चाहते थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही भारत का विभाजन हो गया और इसके तुरंत बाद भारत में बेरोजगारी बढ़ गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही भारत का विभाजन हो गया और विभाजन के बाद क्या हुआ? बेरोजगारी बढ़ गई। श्रमिकों को यह उम्मीद थी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी, परंतु ऐसा नहीं हो सका और मजदूर संगठन 3 भागों में बंट गए। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिंद मजदूर संघ और यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यह 3 भागों में स्वतंत्रता के बाद बढ़ गया। कौन कौन सा था? इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिंद मजदूर संघ और यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। मजदूरों की आजीविका एवं उन अधिकारों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सन 1948 ईस्वी में न्यूनतम मजदूरी कानून पारित किया, जिसके द्वारा कुछ उद्योगों में मजदूरी की दरें निश्चित की गई। तो इसमें जो मजदूर संघ थे वह बढ़ चढ़ के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए थे। उनको लग रहा था कि जब हम लोग स्वतंत्र हो जाएंगे तो उसके बाद हमारी स्थिति अच्छी हो जाएगी, परंतु ऐसा हो ना पाया। तो यह जो यूनियन था, मजदूर संघ जो था, वह 3 भागों में बट गया। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिंद मजदूर संघ और यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस 3 भागों में बट गया। उसके बाद सरकार को 1948 में न्यूनतम मजदूरी कानून, मिनिमम वेजेस एक्ट पारित करना पड़ा, जिसके द्वारा उद्योगों में जो मजदूरी थी, मतलब मजदूरों की जो वेतन था, उसकी दरें निश्चित की गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भी इसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया तथा दूसरी योजना में तो यहाँ तक कहा गया कि न्यूनतम मजदूरी
न्यूनतम मजदूरी उनकी ऐसी होनी चाहिए जिससे मजदूर केवल अपना ही गुजारा न कर सके बल्कि इससे कुछ और अधिक हो, ताकि वह अपनी कुशलता को भी बनाए रख सके। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इन दोनों में न्यूनतम मजदूरी को लेकर बहुत ज़्यादा कानून बने। और इसमें कहा गया द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो हुई थी उसमें बोला गया कि न्यूनतम मजदूरी जो है उतना होना चाहिए कि मजदूर केवल ऐसा नहीं हो कि केवल अपना गुजर बसर खा पी लिया, रह लिया, इतना ही नहीं, इससे आगे भी कुछ कर सके, बच्चों को पढ़ा सके, अच्छा जीवन निर्वाह कर सके। तीसरी योजना में मजदूरी बोर्ड स्थापित किया गया। तीसरी योजना में क्या हुआ? मजदूरी बोर्ड स्थापित किया गया और बोनस देने के लिए बोनस आयोग की भी नियुक्ति की गई। तो बोनस जो होता था उसके लिए बोनस आयोग की नियुक्ति की गई तीसरी योजना में। आगे देखते हैं, मजदूरों की स्थिति में सुधार हेतु सन 1962 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय श्रम आयोग स्थापित किया। तो 1962 में क्या हुआ? राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना की गई। इसके द्वारा मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराए गए तथा उनकी मजदूरी को सुधारने का प्रयास किया गया। तो यह जो था राष्ट्रीय श्रम आयोग, इसने क्या किया? मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराए गए और मजदूरी में सुधार का प्रयास किया गया। इस तरह स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने उद्योगों में लगे मजदूरों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कई कदम उठाए। चूँकि औद्योगिकरण के दौरान पूंजीपतियों द्वारा उनका शोषण किया जाता था, तो औद्योगिकरण के दौरान तो उनका खूब शोषण किया गया, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, जैसा कि उन्होंने सोचा था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हम लोगों का स्थिति में सुधार आएगा, भारत सरकार ने इसके लिए खूब सारा प्रयास किया। अब देखते हैं कुटीर उद्योग का महत्व एवं उसकी उपयोगिता। यह ठीक है, आज हो जाएगा, इसलिए इसको आज कंप्लीट कर लेते हैं। कुटीर उद्योग का महत्व एवं उपयोगिता। अब कुटीर उद्योग की क्या महत्व है और उसकी उपयोगिता को देखते हैं। यद्यपि औद्योगिकरण की प्रक्रिया ने भारत के कुटीर उद्योगों को काफ़ी क्षति पहुंचाई। औद्योगिकरण की प्रक्रिया ने, अभी तक हम लोग समझ गए कि भारत के कुटीर उद्योग को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाया, मजदूरों की आजीविका को प्रभावित किया। परंतु इस विषम एवं विपरीत परिस्थिति में भी गांव एवं कस्बे में यह उद्योग पुष्पित एवं पल्लवित होता रहा तथा जनसाधारण को लाभ पहुंचाता रहा। तो यह भले ही औद्योगिकरण के कारण कुटीर उद्योग को क्षति हुआ था, लेकिन फिर भी यह गांव और कस्बों में फिर भी थोड़ा बहुत मात्रा में चल रहा था, लाभ पहुंचा रहा था गांव में। राष्ट्रीय आंदोलन, विशेषकर स्वदेशी आंदोलन के समय इस उद्योग की अग्रणी भूमिका रही। तो राष्ट्रीय आंदोलन में स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन जब हुआ था तब हम लोग देखे थे, स्वदेशी आंदोलन हुआ था, ठीक है, तो उसमें इनकी अग्रणी भूमिका रही। अतः इसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। महात्मा गांधी ने कहा था कि लघु एवं कुटीर उद्योग भारतीय सामाजिक दशा के अनुकूल है। तो क्या है, महात्मा गांधी ने क्या कहा था? लघु एवं कुटीर उद्योग भारतीय सामाजिक दशा के अनुकूल है, यानी भारत की जो दशा है, भारत का जो समाज है, उसके हिसाब से लघु एवं कुटीर उद्योग बिल्कुल सही है। ये राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाहित करते हैं। तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में इनका महत्व, मतलब कि इससे सब लोगों को रोजगार भी मिल जा रहा है और इससे सभी लोगों को रोजगार मिल जा रहा है, रोजगार के लिए इनका शोषण भी नहीं हो रहा है, रोजगार भी मिल जा रहा है। तो इस तरीके से महात्मा गांधी ने लघु एवं कुटीर उद्योग का सामाजिक दशा के अनुकूल है, ऐसा बताया था। ये राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करते हैं। कुटीर उद्योग उपभोक्ता वस्तुओं अत्यधिक संख्या को रोजगार तथा राष्ट्रीय आय का अत्यधिक समान वितरण सुनिश्चित करते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि समान वितरण हो रहा है, सब लोग बना रहे हैं, मतलब सबके पास एक छोटा छोटा उद्योग है, सब लोग अपना काम कर रहे हैं, किसी का उनको शोषण नहीं झेलना पड़ रहा है और सभी को रोजगार मिल रहा है। तीव्र औद्योगिकरण की प्रक्रिया में लघु उद्योगों ने सिद्ध किया कि वे बहुत तरीके से फ़ायदेमंद होते हैं। तो यह जो तीव्र तरीके से औद्योगिकरण हुआ था, इसमें लघु उद्योगों ने सिद्ध किया कि यह बहुत तरीके से फ़ायदेमंद है। सामाजिक, आर्थिक व तत्संबंधी मुद्दों का समाधान इन्हीं उद्योगों से होता था। इसके ठीक से कार्यकरण पर तीव्र आर्थिक विकास निर्भर करता है।
अगर यह ठीक से काम करता रहेगा तो आर्थिक विकास भी बहुत तीव्र होगा। यह सामाजिक आर्थिक प्रगति व संतुलित क्षेत्रवार विकास के लिए एक शक्तिशाली औजार है। तो यह सामाजिक विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए और एकदम संतुलित तरीके से जो विकास होता है उसके लिए एक शक्तिशाली औजार है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन उद्योगों की प्रगति बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर को बढ़ाती है, कौशल में वृद्धि, उद्यमिता में वृद्धि तथा उपयुक्त तकनीक का बेहतर प्रयोग सुनिश्चित करती है। तो इसमें क्या है, सबसे बड़ा बात तो यह है इसका कि यह बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करती है, कौशल में वृद्धि करती है। लोग कुशल थे, मशीनों से काम नहीं कर रहे थे, हाथ से काम कर रहे थे, तो कुशलता में भी वृद्धि हो रही थी। उद्यमिता में वृद्धि, उपयुक्त तकनीक का बेहतर प्रयोग सुनिश्चित करना, जो भी उनके पास तकनीक था उसका वह बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग कर रहे थे। इसको प्रारंभ करने में बहुत कम पूंजी की आवश्यकता होती थी। या छोटे छोटे लोग भी इस मतलब कुटीर उद्योग को प्रारंभ कर सकते थे, जबकि बड़ा कारखाना बनाने के लिए, बड़ा उद्योग स्थापित करने के लिए तो पूंजी बहुत जगह से इकट्ठा करना पड़ता था, बहुत सोच विचार करना पड़ता था, उसके बाद हो पाता था। और जो लोग पूंजीपति रहते थे वह शोषण भी बहुत करते थे। इसको प्रारंभ करने के लिए बहुत कम पूंजी की आवश्यकता होती थी। ये उत्पादकीय क्षमता के फैलाव पर ध्यान नहीं देते थे। यह इस बात पर ध्यान नहीं देते थे कि उत्पादकता बहुत ज़्यादा होना चाहिए, जबकि औद्योगिकरण में उत्पादन शक्ति केवल कुछ हाथों में रहती थी। यानी कि उत्पादन उस पे औद्योगिकरण में क्या होता था, उत्पादन पे पूरा एकदम जोर दिया जाता था कि ढेर सारा उत्पादन करो, ढेर बेचो और फिर ढेर सारा पैसा कमाओ। कुटीर उद्योग जनसंख्या के बड़े शहरों में प्रवाह को बड़े शहरों में प्रवाह को रोकता था। जब तक कुटीर उद्योग था, लोग अपने घर में बैठ के काम कर रहे थे, अपने घर में उद्योग बना के अपना रोजगार उनका घर में ही था। लेकिन जब कोई ऐसा जगह जहाँ पर कि कारखाना खोल लिया गया है, तो अब उनके लिए ज़रूरी हो गया कि वह शहर जाके काम करें। मजदूरों के लिए ज़रूरी हो गया कि वह शहर जाके काम करें, क्योंकि उनको गाँव में अब काम मिल नहीं रहा है। आधुनिक औद्योगिक प्रणाली के विकास के पूर्व भारतीय निर्मित वस्तुओं का विश्वव्यापी बाजार था। आधुनिक औद्योगिक प्रणाली के विकास के पूर्व, यानी कि अभी जो औद्योगिक प्रणाली, नया मशीनीकरण वाला जो जीवन आया, उसके विकास के पूर्व भारत से जो निर्मित वस्तु था उसका विश्वव्यापी बाजार था। मतलब विश्व में उनका बहुत नाम था कि बहुत अच्छा यहाँ पर माल बनता है और विश्वव्यापी बाजार था इनका। भारतीय मलमल तथा और छीट तथा सूती वस्त्रों की मांग पूरे विश्व में होती थी। भारतीय मलमल, छीट तथा सूती वस्त्रों का मांग पूरे विश्व में होता था। भारतीय उद्योग न केवल स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए माल उपलब्ध कराते थे, बल्कि वे निर्मित वस्तुओं का निर्यात भी करते थे। यानी कि वह जो कुटीर उद्योग था, ना केवल ऐसा नहीं था कि केवल भारत के लिए ही जो माल उपलब्ध कराते थे, भारत के लिए ही पूर्ति करते थे, ऐसा नहीं है। वह जो निर्मित वस्तु थी उसका निर्यात भी करते थे, बाहर के देशों में भी भेजा करते थे। भारत से निर्यात के मुख्य वस्तुओं में रुई तथा सिल्क, छीट, रंगारंग के बर्तन तथा ऊनी कपड़े शामिल थे। तो इस तरह का रुई, सिल्क, इस तरह का जो चीज़ था वह भारत से निर्यात भी किया जाता था। ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग भारत में हाथों से बनी हुई वस्तुओं को ज़्यादा तरजीह देते थे। तो भारत से जो अभी भी हम लोग जो हाथ से बना हुआ चीज़ रहता है उसको ज़्यादा मतलब उसको समझते हैं कि अरे ये बहुत अच्छा है, बहुत उसमें मतलब ज़्यादा पैसा भी लगता है उसको बनाने के लिए। हम लोग को मतलब उसको बनाने में ज़्यादा मेहनत लगता है, उनको हम लोग ज़्यादा मूल्य दे के चुकाते हैं। हाथों से बने महीन धागों के कपड़े, तसर सिल्क, बनारसी तथा बालूचेरी साड़ियाँ तथा बुने हुए बॉर्डर वाली साड़ियाँ एवं मद्रास की प्रसिद्ध लुंगियों की मांग ब्रिटेन के उच्च वर्गों में अधिक थी। तो क्या क्या चीज़ देखिए ब्रिटेन में बहुत अधिक मांगा जाता था। हाथों से बने महीन धागों के कपड़े, तसर सिल्क, बनारसी तथा बालूचेरी साड़ियाँ तथा बुने हुए बॉर्डर वाली साड़ियाँ, मद्रास की प्रसिद्ध लुंगियों का मांग जो था ब्रिटेन में उच्च वर्गों के लोग किया करते थे। मशीनों द्वारा इनकी नकल नहीं की जा सकती थी। तो मशीन जो है वह एकदम एग्जैक्ट वैसा नहीं बना सकता है, चाहे कितना भी कोशिश कर ले।
और विशेष बात तो यह थी कि इस पर अकाल और बेरोजगारी का भी असर नहीं होता था, क्योंकि यह महंगी होती थी और सिर्फ उच्च वर्ग के द्वारा विदेशों में उपयोग में लाई जाती थी। अब इस तरह का जो चीज़ है, जैसे महीन धागों के कपड़े, तसर, सिल्क, बनारसी, इस तरह का जो चीज़ था, इसमें बेरोजगारी, अकाल, इन सब का कोई असर नहीं होता था, क्योंकि यह हमेशा कौन लोग खरीदता था? या गरीब जनता थोड़ी ना खरीद रही है, या महंगे कीमत पर उच्च वर्ग के लोग खरीद रहे हैं। तो उच्च वर्ग के पास तो चाहे कितना भी अकाल आ जाए, बेरोजगारी हो जाए, उनके पास तो हमेशा पैसा रहता ही है, तो वो हमेशा खरीद नहीं लेते थे। अंग्रेजों के साथ राजनीतिक संबंध कायम होना और औद्योगिकरण के कारण भारत का कुटीर उद्योग एवं हस्तशिल्प उद्योग का पतन। तो अंग्रेजों के साथ जैसे ही राजनीतिक संबंध बनना शुरू हुआ, भारत में राजनीतिक संबंध क्या हुआ, अंग्रेजों का जब से चलना शुरू हुआ, औद्योगिकरण के कारण भारत का कुटीर उद्योग एवं हस्तशिल्प उद्योग खत्म हो गया, जो कि ब्रिटिश सरकार की नीति भारत में विदेशी निर्मित वस्तुओं का आयात एवं भारत के कच्चा माल निर्यात को प्रोत्साहन देना था। इसलिए ग्रामीण उद्योग पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो ग्रामीण उद्योग पर ये लोग क्यों नहीं ध्यान देते थे? क्योंकि इनका जो नीति ही यही था कि यहाँ से कच्चा माल भेजो और वहाँ से बना बनाया माल भारत को ला के दे दो और बाजार के रूप में इसका उपयोग करो। फिर भी राष्ट्रीय आंदोलन, विशेषकर स्वदेशी आंदोलन के समय खादी वस्त्रों की मांग ने कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया। तो स्वदेशी आंदोलन में क्या था कि वह खादी वस्त्रों की मांग बढ़ने लगी, जिससे कुटीर उद्योग को बढ़ावा मिला। 2 विश्व युद्धों के बीच कुटीर उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई और कारखानों के साथ कुटीर उद्योग भी क्षेत्रीय जगहों पर उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। तो विश्व युद्ध के समय में उत्पादन बहुत कम हो गया था, मांग बहुत ज़्यादा था, चीज़ों का मांग बहुत ज़्यादा, उत्पादन कम, इसलिए जो कारखाने थे वहाँ पर तो उत्पादन हो ही रहा था, साथ के साथ कुटीर उद्योग भी अपने अपने जगह पर क्या बोलते हैं, माल उत्पादन कर रहे थे। सन 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कुटीर उद्योग की उपयोगिता और उसके विकास हेतु भारत सरकार की नीतियों में परिवर्तन हुआ। 6 अप्रैल 1948 की औद्योगिक नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया। तो यह 6 अप्रैल 1948 के द्वारा औद्योगिक नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया। सन 1952 से 53 ईस्वी में पाँच बोर्ड बनाए गए, जो हथकरघा, सिल्क, खादी, नारियल की जटा तथा ग्रामीण उद्योग हेतु थे। तो इस तरह का बोर्ड बनाया गया ताकि ये लोग विशेषकर इन सब उद्योगों को प्रोत्साहित कर सके। सन 1956 से लेकर 1977 ईस्वी के औद्योगिक नीति में इनके प्रोत्साहन की बात कही गई। आगे चलकर 23 जुलाई 1980 को औद्योगिक नीति घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें कृषि आधारित उद्योगों की बात कही गई एवं लघु उद्योग की सीमा भी बढ़ाई गई। तो इस तरह का कुछ काम होता रहा, ठीक है। 1952-53 में क्या हुआ, 5 बोर्ड बनाए गए। कौन कौन सा बोर्ड? हथकरघा बोर्ड, सिल्क बोर्ड, खादी बोर्ड, ठीक है, नारियल की जटा और ग्रामीण उद्योग हेतु इस तरह के बोर्ड बनाए गए। और 1956 से लेकर 1977 तक औद्योगिक नीति में इनके प्रोत्साहन की बात की। जब हम लोग औद्योगिक नीति बना रहे थे 1956 से 1977 के बीच, तो इन लोगों के प्रोत्साहन की बात कही गई इसमें। आगे चलकर 23 जुलाई 1980 को औद्योगिक नीति घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें कृषि आधारित उद्योगों की बात की गई और लघु उद्योग की सीमा को बढ़ाई गई। तो लघु उद्योग और कृषि आधारित जितना भी उद्योग है उन सबको बढ़ाने का बात इसमें कहा गया। आगे देखते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने जहां एक तरफ कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया, वहीं दूसरी तरफ औद्योगिकरण की प्रक्रिया भी आगे बढ़ने लगी। तो कुटीर उद्योग को भी बढ़ावा दिया जा रहा था और औद्योगिकरण की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया जा रहा था। कुटीर उद्योग से सबको रोजगार मिल रहा था और औद्योगिकरण से देश का विकास हो रहा था, क्योंकि बाकी जितने भी बड़े बड़े देश हैं, जो धनी देश हैं, वहाँ पर औद्योगिकरण चल रहा है। अब रसायन एवं बिजली जैसे औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार होने लगा तथा विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक एवं स्वचालित मशीनों का प्रयोग किया जाने लगा। तो धीरे धीरे औद्योगिकरण जब बढ़ने लगा तो वहाँ पर रसायन, बिजली, इस तरीके से मशीनों को चलाया जाता था। स्वचालित मशीनों का उपयोग किया जा रहा था, अपने से चलते थे।
19वीं शताब्दी में ब्रिटेन की औद्योगिक नीति ने जिस तरह औपनिवेशिक शोषण की शुरुआत की, भारत में राष्ट्रवाद की नींव का प्रतिफल था। तो भारत में जो राष्ट्रवाद कैसे पनपा, क्योंकि ब्रिटेन की जो औद्योगिक नीति थी उसने भारत का इतना शोषण किया कि यहाँ के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगी। यही कारण था कि जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की तो राष्ट्रवादियों के साथ अहमदाबाद एवं खेड़ा मील के मजदूरों ने उनका साथ दिया। तो असहयोग आंदोलन में क्या हुआ, महात्मा गांधी जब असहयोग आंदोलन शुरुआत किए तो उसमें राष्ट्रवादी लोग तो साथ दे ही रहे थे, साथ के साथ अहमदाबाद एवं मील मजदूरों ने भी उनका साथ दिया, क्योंकि वो लोग भी प्रताड़ित थे। महात्मा गांधी ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार एवं स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने पर बल डालते हुए कुटीर उद्योगों को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया तथा उपनिवेशवाद के खिलाफ उसका प्रयोग किया। तो वह क्या कहते थे, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करो और स्वदेशी वस्त्रों का उपयोग करना शुरू करो। इसी पर बल डालते थे जिससे कुटीर उद्योग फिर से पुनर्जीवित किया जा सके। पूरे भारत के मिलों में काम करने वाले मजदूरों ने भारत छोड़ो आंदोलन में उनका साथ दिया। हाँ, जितना भी मतलब सब मिल मजदूर जितने भी थे, मिल के मजदूर जितने भी थे, सब ने भारत छोड़ो आंदोलन में उनका साथ दिया। अतः औद्योगिकरण ने जिसकी शुरुआत एक आर्थिक प्रक्रिया के तहत हुई थी, भारत में राजनीतिक एवं सामाजिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया। सन 1950 के बाद संपूर्ण विश्व में अग्रणी औद्योगिक शक्ति समझा जाने वाला ब्रिटेन ने अपने प्रथम स्थान से वंचित हो गया और अमेरिका एवं जर्मनी जैसे देश औद्योगिक विकास की दृष्टि में ब्रिटेन से काफ़ी आगे निकल गए। तो पहले क्या होता था, ब्रिटेन को समझा जाता था कि वह औद्योगिक शक्ति मतलब वहाँ पर वह सबसे आगे था, औद्योगिक शक्ति में वह सबसे आगे था। बाद में 1950 के बाद क्या हुआ, जर्मनी और अमेरिका और जर्मनी यह औद्योगिक दृष्टि से आगे बढ़ने लगे थे, औद्योगिक विकास की दृष्टि से ब्रिटेन से काफ़ी आगे निकल गए थे। तो यह हो गया हम लोगों का आज यह चैप्टर का एंड। तो हम लोग पढ़ लिए इसमें, ठीक है। तो इसका आप लोग आगे जो भी है इसका अगर रिवीजन करना है तो यह बहुत लंबा वीडियो हो गया, इसलिए हम रिवीजन नहीं करवा रहे हैं। आप लोग वापस से देख सकते हैं इसको, अगर नहीं समझ में आया तो। ज़्यादा कुछ खास बात नहीं है, बीच बीच में कुछ चीज़ याद रखने जैसा था। थैंक यू।